हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले ऐसे एसी सर्किट्स जिसमें लगे होंगे इंडक्टर और कैपेसिटर। देखिए, सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। हमने ऐसे ऐसी सर्किट पढ़े जिसमें या तो केवल रजिस्टर था या कैपेसिटर या इंडक्टर। फिर हमने दो दो का कॉम्बिनेशन पढ़ना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने पढ़ा रजिस्टर और इंडक्टर, फिर रजिस्टर और कैपेसिटर, और आज हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टर और कैपेसिटर। मतलब अगर किसी ऐसी सर्किट में केवल एक इंडक्टर लगा हो और केवल एक कैपेसिटर, और वो भी श्रेणी क्रम में लगा हो, सीरीज में लगा हो, तो वो किस तरीके से काम करेगा, यही हम लोगों को आज सीखना है। तो मान लेते हैं ये है हमारा एक इंडक्टर और ये है एक कैपेसिटर। वोल्टेज सोर्स है V नॉट साइन ओमेगा टी, इसका इंडक्टेंस है L और इसका कैपेसिटेंस है C। ठीक, इसकी धारिता हो गई C और इसका स्व प्रेरण बोल सकते हैं कितना है, कैपिटल L के बराबर। तो देखिए, हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। हम लोगों ने ये सीखा है कि इंडक्टेंस के लिए वोल्टेज आगे चलता है, किससे, करंट से, और कैपेसिटेंस के लिए वोल्टेज पीछे रहता है करंट से। कितना आगे रहता है यहाँ पे, तो π/2, और ये कितना पीछे रहता है, तो ये भी रहता है π/2 से। ठीक, इंडक्टेंस में V आगे और करंट पीछे, वोल्टेज आगे करंट पीछे। वोल्टेज कितना आगे, π/2, या करंट कितना पीछे, π/2। कैपेसिटेंस में वोल्टेज पीछे रहता है और करंट आगे रहता है। और हमने क्या पढ़ा, तो इंडक्टेंस में V नॉट अपॉन I नॉट बराबर होता था XL के, और यहाँ पे V नॉट अपॉन I नॉट होता था XC के। XL किसके बराबर होता था, तो ओमेगा L 2πfL, और XC बराबर होता था 1 अपॉन ओमेगा C बराबर 1 अपॉन 2πfC। तो हमने क्या सीखा था कि अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो उसको फेजर डायग्राम की हेल्प लेके हम लोग सॉल्व करते थे। तो सबसे पहला काम एक फेजर डायग्राम बनाना। मान लीजिए इधर बना लेते हैं फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम हम लोग कैसे बनाते थे, एक्स वाले डायरेक्शन में सबसे पहले करंट मानते थे हम लोग। हम मान लेते हैं कि इस वोल्टेज सोर्स के कारण एक कोई करंट निकला होगा जिसका पीक वैल्यू कितना रहा होगा, आई नॉट। तो हम लोग इस वाले एक्सिस पे इसी करंट को दर्शाते हैं। तो इस करंट का पीक वैल्यू क्या हो गया, आई नॉट। फिर हमको क्या दर्शाना रहेगा, इस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है, मतलब यहाँ पे एक वोल्टेज होगा VL और यहाँ पे एक वोल्टेज होगा VC। तो देखिए वोल्टेज कैसे दिखाएंगे, तो इंडक्टेंस वाले केस में जो वोल्टेज होता है वो करंट से आगे होता है। कितना आगे होता है, π/2। ठीक है, यही तो है। देखिए ये वाला करंट यहाँ इंडक्टेंस में भी जाएगा और यही करंट कहाँ जाएगा, कैपेसिटेंस में। तो हमने ये पढ़ा कि इंडक्टेंस के लिए जो वोल्टेज होता है वो करंट से π/2 आगे होता है। ठीक है, इंडक्टेंस वाले में जो वोल्टेज होगा वो करंट से π/2 आगे होगा। तो आगे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में आएगा VLO। VLO का मतलब इस वाले वोल्टेज का पीक वैल्यू। यहाँ पे हम क्या एरो लेंथ से क्या पीक वैल्यू को दर्शाते हैं। तो ये हो गया VLO, क्या हो गया, इस वाले वोल्टेज का शिखर मान। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे रहता है। कितना पीछे रहता है, π/2। तो पीछे का मतलब क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में 90 अंश आएंगे तो ये इधर आएगा नीचे की तरफ। तो ये हो गया VCO, मतलब कैपेसिटर के लिए जो वोल्टेज का पीक वैल्यू है वो हो गया। तो अब देखिए, इसके पहले हम लोग क्या करते थे, जब हमारे पास रजिस्टर और इंडक्टर था, या जब हमारे पास रजिस्टर और कैपेसिटर था, तो रजिस्टर और इंडक्टर वाले में क्या होता था, इधर आता था I नॉट, इधर हम लोग बनाते थे R वाले को और इधर बनाते थे L वाले को। यहाँ पे क्या होता था, तो ये आता था I नॉट, इधर हम लोग बनाते थे करंट वाले को और इधर होता था रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज। यही तो होता था। फिर हम लोग क्या करते थे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते थे। इस डायरेक्शन में वो V आता था, वो किसका फॉर्मूला क्या था, V का √a² + b² + 2ab cos थीटा।
ये तो तब था जब दोनों के बीच का कोण 90 अंश है, ठीक है। यहां पे देखिए, अब हमको यहां भी तो वही काम करना है। यहां जो इन दोनों वोल्टेज का रिजल्टेंट होगा वो इसी के तो बराबर आएगा। यही वोल्टेज यहां जाके इन दो भागों में बटा है, तो इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो किसके बराबर आएगा, इस वाले वोल्टेज के बराबर आएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे, तो दोनों के बीच का एंगल देखिए कितना है, 180 अंश है। तो R बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो थीटा कितना हुआ, 180 अंश, तो ये हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 अंश। कॉस 180 अंश का मान -1, तो ये हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी को हम लिख देते हैं ए बी का होल स्क्वायर। ये डिफरेंस है, मतलब अगर a ज़्यादा है तो a में से b को घटा देंगे, और अगर b ज़्यादा है तो b में से a को घटा देंगे। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये भी, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये भी। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये माइनस होगा, एक में से a में से b माइनस हो चाहे b में से a, तो जो ज़्यादा होगा उसमें से हम कम वाले को माइनस कर लेंगे। तो इसको हम किस तरीके से ले सकते हैं, अगर स्क्वायर से बाहर लाएंगे तो a डिफरेंस b, मतलब जो r है वो a और b के अंतर के बराबर होगा। जो ज़्यादा होगा उसमें से कम को हम घटाएंगे और रिजल्टेंट उसकी तरफ बना लेंगे। जैसे मान लीजिए a है हमारा इधर 5 और b है इधर हमारा कितना 2, तो a ज़्यादा है b कम है, तो हम क्या करेंगे 5 माइनस 2 किसके बराबर है 3, और ये रिजल्टेंट किसकी तरफ होगा, तो जो ज़्यादा है उसकी तरफ होगा, तो इस तरफ हमारा रिजल्टेंट r 3 के बराबर आएगा। या नीचे वाला ज़्यादा रहता 5, ऊपर वाला रहता 2, तो अभी भी हम क्या करते 5 माइनस 2 बराबर 3, लेकिन अब हमारा जो रिजल्टेंट आता वो किधर आता, नीचे की तरफ आता। ठीक है, इतनी बातें आई समझ में। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहां से दो केस हो सकता है, या तो ये वाला पीक वैल्यू ज़्यादा हो या तो ये वाला पीक वैल्यू ज़्यादा हो। तो पहला केस हम ले लेते हैं जब VLO ज़्यादा होगा VCO से, मतलब ये वाला वैल्यू ज़्यादा होगा। तो देखिए रिजल्टेंट तो अभी हमने देखा क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को केवल घटा देना। क्यों, क्योंकि एंगल कितना 180 अंश है, तो हमने बड़ा किसको माना है VLO को। तो ऊपर क्या आ जाएगा VLO माइनस VCO। देखिए R किसके बराबर था a माइनस बी, मतलब बड़े में से छोटे को घटाना था। तो बड़ा क्या है VLO, छोटा क्या है VCO, तो हमने बड़े में से छोटे को घटाया। फिर इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो बड़े वाले की तरफ। तो बड़ा क्या था VLO, तो VLO किधर है ऊपर की तरफ, तो इसका डायरेक्शन किधर हो गया ऊपर की तरफ। ये हो गया हमारा I0। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ये जो वोल्टेज का रिजल्टेंट आएगा ये किसके बराबर होगा, इस V0 के बराबर। ये जो हमारा वोल्टेज सप्लाई दिए है उसका जो पीक वैल्यू होगा उसके बराबर होगा। ये हो गया V0। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। इसी को देखिए हम लोग क्या करते थे, VLO की जगह हम इसका रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा XL। ठीक, VC की जगह इसका रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा XC। तो VLO माइनस VCO का मतलब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं XL माइनस XC ऊपर की तरफ। ठीक है, R तो है ही नहीं यहाँ पे, रेजिस्टेंस तो है नहीं कि कुछ R आएगा, तो ये किसके बराबर है XL माइनस XC। तो देखिए सबसे पहले अब हम क्या निकाल रहे थे, V0 हमको मिल गया। V0 किसके बराबर मिला, VLO माइनस VCO, इसके बराबर आया। अब चाहे तो हम यही से क्या करें, पीक वैल्यू का गुणा करके ये निकाल लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला कितना है। तो V0 को वैसे ही रहने देते थे, VLO की जगह क्या करते थे I0 इंटू XL माइनस I0 इंटू
एक्स सी। देखिए दोनों में तो यही करंट जा रहा है, तो दोनों में वोल्टेज का जो पीक वैल्यू रहेगा वो आई नॉट ही रहेगा। तो आई नॉट कॉमन लेके इधर लाते थे, तो वी नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, प्रतिबाधा, जो कि किसके बराबर होता था, जेड के बराबर। तो जेड बराबर वी नॉट अपॉन आई नॉट बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी। ये होगा रिजल्टेंट, जो यहाँ पे प्रतिरोध काम कर रहा है एक तरीके से, उसकी वैल्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा, और प्रदर्शित किससे करते हैं, जेड से। वही चीज़ देखिए यहाँ भी आ रहा था, एक्स एल माइनस एक्स सी। जो इम्पिडेंस प्रतिबाधा की वैल्यू है वो कितनी है, एक्स एल माइनस एक्स सी। और जो वी नॉट की वैल्यू आई है वो किसके बराबर आई है, वी एल ओ माइनस वी सी ओ। ठीक, और क्या बता सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो इस वाले केस में देखिए जो V है वो I से एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब आगे है, मतलब V आगे है किससे, I से। और कितना आगे है, तो π/2। हम देख सकते हैं, देखिए ये V है और ये क्या है, I। तो एंटी क्लॉकवाइज में इधर आ रहे हैं तब हमको V मिल रहा है, इसका मतलब V आगे है I से, और कितना आगे है, तो π/2 आगे है। ठीक है, ये तो हुआ पहला केस, जब हमने ये माना है कि जो इंडक्टेंस वाला पीक वैल्यू है वो कैपेसिटेंस वाले पीक वैल्यू से ज़्यादा है। अगर हम इस कंडीशन को इस तरीके से लिख दें कि अब कैपेसिटेंस वाला पीक वैल्यू इंडक्टेंस वाले पीक वैल्यू से ज़्यादा है, तो अब बड़े वाले में से छोटे को घटाना है, तो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, वी सी ओ माइनस वी एल ओ। ये तो परिमाण हो गया। डायरेक्शन हम क्या बताए थे कि जिधर बड़ा वाला उधर होता है, तो अब कैपेसिटेंस वाला बड़ा है, तो कैपेसिटेंस किधर था, नीचे था। तो अब ये जो हमारा डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये होगा आई नॉट और इधर आएगा हमारा वी सी ओ माइनस वी एल ओ। यही किसके बराबर होगा, वी नॉट के बराबर होगा। ठीक, या इसी को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, आई नॉट, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स सी माइनस एक्स एल। तो यहाँ ये दोनों फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, देखिए ये और ये जो हमने लिखा था। तो अब हम क्या लिखेंगे, वी नॉट बराबर वी सी ओ माइनस वी एल ओ, और जेड बराबर एक्स सी माइनस एक्स एल। ठीक है, तो हमको अगर एक ऐसा फॉर्मूला लिखना है जो दोनों जगह काम करे, तो हम डिफरेंस वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, वी नॉट बराबर वी एल ओ डिफरेंस वी सी ओ। मतलब जो बड़ा होगा उसमें से हम छोटे वाले को घटा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़ा होगा उसमें से हम छोटे वाले को घटा देंगे। वैसे ही जेड बराबर एक्स एल डिफरेंस एक्स सी, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। लेकिन देखिए केवल यही वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है, ये एंगल, फेज एंगल भी चेंज हो रहा है। एंगल तो दोनों में π/2 है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में, देखिए इस वाले में वोल्टेज आगे है और करंट पीछे है, जबकि इस वाले में करंट आगे है और वोल्टेज पीछे। देखिए यहाँ से अगर हमको वोल्टेज पे पहुँचना है तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, प्लस। तो यहाँ पे वोल्टेज आगे है, यहाँ पे अगर हमको वोल्टेज तक पहुँचना है तो हम कहाँ आ रहे हैं, नीचे, जो कि क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज में माइनस होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज पीछे है। तो इस वाले में V पीछे है किससे, I से, और कितना पीछे है, π/2। तो देखिए अगर आपको अपना ये वाला केस याद हो, रेजिस्टेंस और इंडक्टर वाला, तो रेजिस्टेंस और इंडक्टर वाले में इधर होता था VR और I नॉट, और इधर होता था VL। यहाँ पे हमारा आता था V नॉट। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होता था वो हमेशा करंट से आगे होता था, हमेशा। ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा यहाँ पे जो वोल्टेज होता था वो करंट से आगे होता था। और फिर रजिस्टर और कैपेसिटर वाले में हमने क्या देखा था, I नॉट और VR इधर आता था और VC कहाँ आता था, नीचे। इसका रिजल्टेंट वोल्टेज इधर आता था V नॉट। तो यहाँ पे हमेशा कहाँ रहता था वोल्टेज, पीछे। देखिए ये वोल्टेज क्या है,
करंट से पीछे क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो वोल्टेज हमेशा पीछे रहता था और यहाँ पे वोल्टेज हमेशा आगे रहता था करंट से। लेकिन इस वाले केस में यहाँ पे वोल्टेज आगे है जबकि यहाँ पे वोल्टेज पीछे है। तो वोल्टेज और करंट में कौन आगे और कौन पीछे होगा इस बार, वो इस पे डिपेंड करेगा कि कौन ज़्यादा है। अगर इंडक्टेंस वाला वोल्टेज ज़्यादा है तो वोल्टेज करंट से आगे रहेगा, और अगर कैपेसिटेंस वाला वोल्टेज ज़्यादा है तो वोल्टेज करंट से पीछे रहेगा। कितना पीछे रहेगा, तो π/2। यहाँ पे कितना आगे रहेगा, तो π/2। ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो XL की वैल्यू है वो XC से ज़्यादा है, और इस वाले में जो XC की वैल्यू है वो XL से ज़्यादा है। नोट कर लीजिए। तो देखिए एक कंडीशन तो हमने देखा XL ग्रेटर देन XC, दूसरा क्या देखा XC ग्रेटर देन XL। एक कंडीशन ये हो सकता है कि XL और XC एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो इस वाले कंडीशन में क्या होगा, अगर हम XL और XC बराबर करें तो Z बराबर क्या होता था, XL डिफरेंस XC। तो दोनों बराबर है तो अगर घटाएंगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। ठीक, तो I0 बराबर V0 डिवाइडेड बाई Z। तो V0 डिवाइडेड बाई 0, करंट कितना आ गया, इनफाइनाइट आ गया। और क्या रिजल्ट यहां से निकल सकता है, तो XL किसके बराबर, 2πfL के बराबर। XC किसके बराबर, तो 1/2πfC के बराबर। F को इधर ले आते हैं और बाकी सबको उधर ले जाते हो, तो ये F² इधर हो जाएगा और इधर 2π इधर आएगा तो 4π²। ठीक, और क्या आएगा L और C यहाँ पहले से, तो LC। इसलिए F बराबर तो √1 डिवाइडेड बाई 4π² LC। तो 1 का वर्गमूल 1, 4π का वर्गमूल कितना, 2π, और ये ब्रैकेट में क्या आ गया, LC अंडर रूट में। तो F बराबर 1/2π√LC। इसको बोलते हैं अनुनाद आवृत्ति, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और इस घटना को, किस घटना को, जब Z का मान 0 हो गया और वैद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब अनंत हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत अनुनाद। तो कोई बोले हमसे कि अनुनाद आवृत्ति की या वैद्युत अनुनाद होने की क्या शर्त है, तो वो शर्त क्या है, XL बराबर XC। ये दोनों बराबर होगा तभी वैद्युत अनुनाद होगा। ठीक है, इसमें कभी कभी देखिए ये पूछ लेता है कि इसकी वीमा क्या होगी। तो देखिए जो F है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/2π√LC। तो 2π की तो कुछ वीमा होगी ही नहीं, तो जो F की वीमा है वो किसके बराबर है, 1/√LC की वीमा के बराबर। तो F की वीमा हमको पता है, आवृत्ति की वीमा क्या होती है, T इनवर्स होती है। तो हम बोल सकते हैं √LC की वीमा किसके बराबर, 1/F की वीमा। तो F की वीमा क्या होती है, T इनवर्स। तो ये किसके बराबर हो गया, T इनवर्स। ये ऊपर जाएगा तो T के बराबर होगा, तो LC की वीमा किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर करना होगा, तो T² के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वीमा निकाल सकते हैं। ये बहुविकल्पी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये भी इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अनुनाद आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो F बराबर 1/2π√LC। कब मिलता है, तो जब XL और XC दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। चलिए एक सवाल देखते हैं।
मान लेते ये एक्स एल दिया है किसके बराबर 4 ओम और एक्स सी दिया है 4 ओम के बराबर, और हमको आई दिया है 10 साइन 314 टी। हमको क्या निकालना है? सबसे पहले देखिए हम यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो हम इस वाले फॉर्मूले से आई नॉट मतलब जो करंट की पीक वैल्यू या जो शिखर मान है वो किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। ये हम लोग कई बार निकालना सीख चुके हैं। इसको किससे कंपेयर कराते थे? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी से। और क्या निकाल सकते हैं? तो आई आर एम एस अब निकाल सकते हैं। आई आर एम एस बराबर आई नॉट डिवाइडेड बाई √2। तो आई नॉट कितना है? 10 डिवाइडेड बाई √2 करेंगे तो ये किसके बराबर? 5√2 एम्पियर के बराबर। और आई एवरेज या आई मीन जिसको बोलते थे वो किसके बराबर? 2 आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई। तो 2 गुणे 10/पाई बराबर 20/पाई। ठीक है, ये सब चीज़ें आसान है निकालना। हम यहाँ का आर एम एस निकाल सकते हैं किसके लिए? वी एल के लिए आर एम एस किसके बराबर होगा? तो आई आर एम एस गुणे एक्स एल के बराबर। तो आई आर एम एस कितना है? 5√2 और एक्स एल कितना है? 4। तो ये किसके बराबर आ गया? 20√2 के लिए। वैसे इसके लिए अगर आर एम एस वोल्टेज निकालना है तो क्या करेंगे? आई आर एम एस गुणे एक्स सी। पीक वोल्टेज निकालना होगा तो पीक वोल्टेज निकालना है तो आई आर एम एस की जगह क्या कर देंगे? केवल आई नॉट गुणे एक्स एल कर देंगे। अगर इसके लिए निकालना है तो यही तो करना होता है। अगर एवरेज वैल्यू निकालना है तो इसकी जगह क्या करेंगे? एवरेज वैल्यू का गुणा करेंगे आई नॉट की जगह। ठीक, ये सब चीज़ें आसान है। हम लोग तात्क्षणिक वैल्यू निकाल के देखते हैं कैसे आएगा एक एग्जाम्पल। बाकी के तो चीज़ें हम सीधे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो तात्क्षणिक वैल्यू हमको वो निकालना है और यहाँ पे जो तात्क्षणिक वैल्यू हमको वो निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो तात्क्षणिक वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या सीखा? हमको 2 चीज़ निकालना होता है, एक तो पीक वैल्यू और दूसरा फेज। तो ठीक है, यहाँ पे पीक वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे जो पीक वैल्यू होगा एल के लिए वो किसके बराबर होगा? आई नॉट मतलब करंट की पीक वैल्यू गुणे यहाँ का जो रेजिस्टेंस है तो एक्स एल के बराबर। तो आई नॉट पीक वैल्यू कितना है? 10 और एक्स एल कितना है? 4। तो ये किसके बराबर आया? 40 वोल्ट आया। अब देखिए वी एल के लिए जो हमने आर एम एस निकाला था इससे भी निकाल सकते हैं। वी आर एम एस किसके बराबर होता है? वी नॉट डिवाइडेड बाई √2। तो 40 डिवाइडेड बाई √2 किसके बराबर? 20√2। यहाँ भी देखिए हमारा 20√2 आया था। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर हमको तात्क्षणिक वैल्यू नहीं निकालना है तो हमको इतना करने की जरूरत नहीं। हम यहाँ से ही डायरेक्ट आर एम एस वैल्यू इसके लिए भी निकाल सकते हैं, इसके लिए भी। वैसे पीक वैल्यू इसके लिए भी निकाल सकते हैं और इसके लिए भी। ठीक है, तो हमको तात्क्षणिक वैल्यू लिखना था तो हमको पीक वैल्यू मिल गया। तो इसके लिए हम तात्क्षणिक वैल्यू क्या लिखेंगे? वी एल बराबर पीक वैल्यू हो गया 40। पीक वैल्यू कितना हुआ है? हाँ 40। फिर साइन 314 टी। ये वाला करंट वाला फेस लिखते हैं। देखिए सबसे पहले तो पीक वैल्यू लिखे, फिर करंट वाला जो फेस था साइन 314 टी लिख दिए। अब हमको देखना होता था कि ये वाला फेज और ये करंट वाला फेज क्या दोनों सेम होते हैं या कोई आगे पीछे रहता है। तो इंडक्टेंस वाले केस में हमको पता है दोनों सेम फेज में नहीं रहते, π/2 का डिफरेंस रहता है। तो कौन आगे रहता है कौन पीछे? तो इंडक्टेंस वाले में वोल्टेज आगे रहता है और करंट पीछे रहता है। तो वोल्टेज आगे का मतलब प्लस, कितना आगे? तो π/2। ये हो गया हमारा इंडक्टेंस के लिए तात्क्षणिक वोल्टेज। ठीक, वैसे कैपेसिटेंस के लिए निकालना है तो कैपेसिटेंस के लिए निकालना तो सबसे पहले क्या पीक वैल्यू निकालेंगे वहां के लिए। तो VCO बराबर आई नॉट इंटू XC। तो आई नॉट किसके बराबर है? 10 और XC किसके बराबर है? 4। तो ये भी किसके बराबर आया? 40 के बराबर आया। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? तो अगर हमको वोल्टेज निकालना है तात्क्षणिक वाला तो क्या लिखेंगे? VC बराबर पीक वैल्यू लिखते थे तो 40, फिर साइन 314 टी। फिर क्या करेंगे? ये देखेंगे हमको देखना है कि ये दोनों सेम फेज में है कि अलग अलग। मतलब यहाँ वाला जो वोल्टेज और ये जो करंट है दोनों सेम फेज में है या अलग अलग है।
तो क्या दोनों सेम फेज में रहते हैं? नहीं, दोनों में फेज डिफरेंस होता है π/2 का। कौन आगे कौन पीछे? तो इस वाले में वोल्टेज पीछे होता है और करंट आगे। तो वोल्टेज पीछे का मतलब माइनस, और कितना पीछे? तो π/2। ये हो गया VC। ये VL हो गया यहाँ का तात्क्षणिक वोल्टेज और VC हो गया यहाँ का तात्क्षणिक वोल्टेज। तो ये हमने पहले के भी वीडियो में हल करना सीखा है, तो हल करने का तरीका ऐसे ही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर हमको ये तात्क्षणिक वैल्यू ना निकाल के केवल क्या निकालना था? VRMS, तो हम इस वाले इक्वेशन से IRMS निकालेंगे। VRMS बराबर क्या लिख सकते हैं? IRMS गुणे R। ठीक है, ये होता है एक तरीके से फॉर्मूला। तो अगर हमको इंडक्टेंस के लिए पूछ रहा है तो VRMS किसका? इंडक्टेंस का, बराबर IRMS, और प्रतिरोध की जगह क्या हो जाएगा? XL। अगर हमको कैपेसिटेंस का पूछ रहा है तो VRMS किसका? कैपेसिटेंस का, तो IRMS गुणे XC। वैसे अगर पीक वैल्यू पूछ रहा है तो करंट हम पीक वैल्यू वाला लेंगे, बाकी ये तो वही रहेगा XL और ये क्या रहेगा? XC। लेकिन अगर हमसे पीक वोल्टेज, देखिए अगर पीक वोल्टेज पूछता है इसका इंडक्टेंस के लिए, तो ठीक है, तो करंट का पीक वैल्यू कितना है? 10, और इसका इंडक्टेंस कितना है? 4, तो ये किसके बराबर है? 40। तो देख लीजिए हमने 40 निकाला था पीक वैल्यू। तो अगर हमको केवल RMS वैल्यू और पीक वैल्यू निकालना है तो तात्क्षणिक वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ से डायरेक्ट वो सारे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।